भारत और चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 4 साल के बाद फिर से गश्त शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठे वायदे करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। स्पेन में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 202 हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मुहूर्त के दौरान सकारात्मक कारोबार। और क्रिकेट में मुंबई टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत 149 रन से पीछे है। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त शुरू कर दी है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच अप्रैल 2020 में हुई झड़प के बाद इस क्षेत्र में गश्त बंद हो गई थी और करीब 4.5 वर्ष के बाद दोबारा शुरू हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पिछले महीने राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई थी। कल दीपावली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने चुशुल मोल्डो, दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग के पास और कोंगला सहित अनेक स्थानों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों सेनाओं ने देप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों से अस्थायी टेंटों और संरचनाओं को हटा दिया था। योजना के अनुसार भारत और चीन दोनों ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त से पहले एक दूसरे को इसकी जानकारी देने पर सहमति व्यक्त की है। भूपेंद्र सिंह के साथ मैं सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वायदे करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर अनेक पोस्ट में श्री मोदी ने आरोप लगाया कि देश भर में ये महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और असाधारण लूट का समर्थन करना। उन्होंने कहा कि लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि कांग्रेस के घिसे पिटे पुराने वायदे। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वायदों की संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के झूठे वायदों का पर्दाफाश किया और एक स्थिर, प्रगति उन्मुखी और कार्य संचालित सरकार के लिए मतदान किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे वायदे कर रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। भाजपा ने श्री खड़गे को उस बयान का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को केवल वही वायदे करने की सलाह दी है जिन्हें आर्थिक रूप से पूरा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने पहली बार माना है कि वो लोगों को भ्रमित कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। श्री प्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव के दौरान दिए गए गरीबी हटाओ के नारे का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि झूठे वायदे कर मतदाताओं को मूर्ख बनाने का उसका पुराना इतिहास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विपरीत भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे वायदे करती है जिन्हें आर्थिक रूप से पूरा किया जा सके। श्री प्रसाद ने कहा कि चाहे 11 करोड़ किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देने का वायदा हो या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वायदा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था। इस चरण में 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे। राज्य में पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रांची क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। सभी लोगों की निगाहें प्रतिष्ठित रांची सीट की ओर लगी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र में 10 निर्दलीय समेत 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के सीपी सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी के बीच है। भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीपी सिंह के खिलाफ राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में माझी ने सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। AIMIM के महताब आलम चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं।
सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में रांची के विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन कुल 9,70,25,119 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सुनो सुनो पेंशनर सुनो, जीवन का प्रमाण बनो, हाथ में मोबाइल ले लो, चेहरे का पहचान ले लो। आसान है, इजी है, ऐप इसकी क्रेजी है, आपकी ही मर्जी है, अपना लो ये अर्जी है। फेस का ऑथेंटिकेशन, लाइफ का वेरिफिकेशन, देना ही है कंपल्शन, कर दिया सिंप्लीफिकेशन। कहीं जाने की जरूरत कहाँ, फेस ऑथेंटिकेशन कहाँ, फिर भी जाने की जरूरत जहाँ, BLC के कैंप वहाँ, कभी जाने की जरूरत कहाँ, EOPPW जहाँ, हम लोगों का पहल अनोखा, बदला भारत कर धमाका। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्पेन में गृह मंत्रालय के एकीकृत परिचालन समन्वय केंद्र ने बताया कि वेलेंसियन कम्युनिटी में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 202 हो गई है। वहां के मौसम विभाग ने देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बारिश की आशंका पर रेड अलर्ट जारी किया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि खोज और सफाई अभियान में सहायता के लिए अतिरिक्त सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज UDC के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्यूमा बोको को आज बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया। बोत्सवाना के मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रेनोवेन ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह घोषणा की। दक्षिण अफ्रीकी देश के चुनावी कानून के अनुसार मतदान से नेशनल असेंबली के 61 सदस्यों और 609 स्थानीय पार्षदों का निर्धारण होगा। साथ ही जिस पार्टी के पास कम से कम 31 संसद सीटें होंगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा है कि आयुर्वेद भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु की तरह है जो दोनों देशों को साझा सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक उपचार पद्धतियों में एकजुट करता है। श्री झा ने आज कोलंबो विश्वविद्यालय के न्यू आर्ट्स थिएटर में 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में ये टिप्पणी की। ये कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कोलंबो विश्वविद्यालय के स्वदेशी चिकित्सा संकाय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। दिवाली के अवसर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज मुहूर्त कारोबार हुआ। इसके साथ ही संवत 2081 की शुरुआत हो गई। आज के विशेष कारोबार के बाद दोनों सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 335 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 79,724, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99 अंक बढ़कर 24,304 पर बंद हुआ। प्री ओपन ट्रेडिंग शाम 5:45 बजे से 6 बजे तक हुई, जिसके बाद शाम 6 बजे से 7 बजे तक मुहूर्त कारोबार हुआ। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय इक्विटी में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, जो उनकी अब तक की सबसे अधिक मासिक खरीद है। इसी अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयर बेचे। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बीच घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी देखी गई। मणिपुर में आज प्रकाश पर्व दीपावली घाटी के सभी जिलों में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। त्योहार के हिस्से के रूप में परिवारों ने अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों को सजाया। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और अन्य नेताओं ने दिवाली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। रेलवे द्वारा छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम सफर के लिए विशेष रेलगाड़ियां परिचालित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि उत्तर रेलवे द्वारा आज और कल लगभग 140 रेलगाड़ी दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से परिचालित की जा रही हैं। उत्तर रेलवे द्वारा छठ के त्योहार को देखते हुए अपने यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है विशेष ट्रेन की। उत्तर रेलवे द्वारा आज की डेट में
68 ट्रेन चलाई जाएंगी या उत्तर रेलवे होकर गुजरेंगी। ये स्पेशल ट्रेन हैं। कल 2 नवंबर को 71 स्पेशल ट्रेन उत्तर रेलवे द्वारा या चलाई जाएंगी या उत्तर रेलवे के क्षेत्र से होकर गुजरेंगी। 52 रेगुलर ट्रेन चल रही हैं आज। उसके अलावा करीब 22-23 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज तिरुवनंतपुरम में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन ने संयुक्त रूप से किया है। मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत कश्मीर के 132 युवक और युवतियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करें। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं। यह केवल एक पुरस्कार ही नहीं बल्कि हमारे युवा साथियों द्वारा राष्ट्र की प्रगति और सामाजिक कार्यों में उनके द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान है। उन्हें यह ज्ञात करने एक माध्यम है कि आपको स्वयं के अंदर की चेतना को जागृत कर भारत के एक बेहतर नागरिक के रूप में स्वयं को प्रस्थापित करते हैं। पुरस्कार के रूप में पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद तथा संगठन के मामले में 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। आज से 15 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मुंबई क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 4 विकेट पर 86 रन बना लिए थे। मेजबान टीम न्यूजीलैंड की पहली पारी के मुकाबले अभी 149 रन से पीछे है। शुभमन गिल 31 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रन पर सिमट गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 और आकाशदीप ने 1 विकेट लिए। 3 मैच की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। आंध्र प्रदेश राजभवन में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में आज सुपर 6 प्रॉमिसेस पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आज रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर के 1989 के बैच अधिकारी हैं। श्री सिंह ने आईएएस अधिकारी गिरधर अरमाने का स्थान लिया, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। श्री सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 4 साल के बाद फिर से गश्त शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठे वायदे करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। स्पेन में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 202 हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मुहूर्त के दौरान सकारात्मक कारोबार। और क्रिकेट में मुंबई टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत 149 रन से पीछे है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।